दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों आपके लिए कुछ खास लेकर मैं आया, बहुत ही बेहतरीन। पता है आपको स्टडी 91 संस्थान में और अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ योगेश सर। पढ़ करके आपको बहुत मजा आने वाला है। सच बताऊं तो अगर आप सिविल परीक्षा की तैयारी करते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि स्टडी 91 पर ज्यादातर लोग जो जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं सिविल एग्जाम की तैयारी करते हैं। यानी आप हर चीजों को डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब और चीजों को कैसे समझना है और कैसे हमें आगे की स्ट्रेटजी बनाना है वो आप सर के साथ सीख पाएंगे। ठीक है, सर स्पेशली आपको मेंस आंसर राइटिंग करने का तरीका बताएंगे, जो भी करंट अफेयर के सोशल इश्यूज होते हैं उस पर अपनी क्लास देंगे। और उसी सेगमेंट में आज सर पहली क्लास लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा, पढ़ करके आपको बहुत मजा आएगा। और एक चीज और बताऊं दोस्तों, विश्वास करिए, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपने बहुत अपना लाड प्यार दिया, थोड़ा सा लाड प्यार आप, थोड़ा सा नहीं पूरा का पूरा लाड प्यार आप सर को भी दीजिए और प्रमोट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वाकई मैं बार बार आपसे बोलता हूं ना कि जिस तरह से आप हमारे वीडियोस को देख करके आगे बढ़ाते हैं, सिंपल सी बात है, आप वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि वाकई कंटेंट बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इन सब चीजों के लिए बहुत मेहनत किया गया है। ठीक है, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो सर आगे की क्लास और भी धमाकेदार लेके आएंगे और भी अच्छे अच्छे इश्यूज को लेकर आएंगे, तो उससे आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो पाएगी। तो बस मैं ये कहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा होता है तो आप वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएं। और आगे प्रमोशन का काम सिर्फ आपका है, जो अभी तक आप करते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करिए और देखिए कि आज आपको क्या कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4, औद्योगिक क्रांति 4। देखिए, आपको अगर मैं बताऊं कि ये एक ऐसी घटना है जो आने वाले समय में हमारी पूरी दुनिया को बदल के रख देगी। जैसे आप लोग अगर इतिहास पढ़ते होंगे तो कभी आपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1 पढ़ा होगा, जिसने पूरे विश्व की व्यवस्था को बदल दिया था। जिस घटना के कारण हमारा देश गुलाम बना था वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट ही था। तो क्या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 का प्रभाव क्या होगा? अब आप लोग इमेजिन करिए कि कैसे इसका प्रभाव होगा, है ना। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए जरूरी है कि हम लोग समझें कि रेवोल्यूशन क्या है। रेवोल्यूशन क्या है? ठीक, तो रेवोल्यूशन मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन। आमूलचूल परिवर्तन मतलब बिल्कुल बदल जाए कोई चीज। ठीक, जैसे पानी को अगर आप गर्म करोगे तो पानी का क्या हो रहा है, अभी टेम्परेचर बदल रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बदला। पर एक समय ऐसा आता है जब पानी भाप में बन जाता है, अर्थात वो पूरी तरह से बदल चुका है ना। तो आमूलचूल परिवर्तन, वो भी कम समय में। ठीक है, जब कम समय में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं या क्रांति बोलते हैं। आप देखते होंगे, यदि किसी देश में, यहां पर मान लीजिए यदि किसी देश में राजतंत्र है, ठीक है, और वहां के लोग विद्रोह कर देते हैं, वहां के लोग विद्रोह कर देते हैं और अगर लोकतंत्र आ जाता है, ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रांति। क्योंकि ये राजनीति के क्षेत्र में हुई है तो इसको बोलते हैं राजनीतिक क्रांति। वैसे ही मान लीजिए यदि वर्तमान में महिलाओं को पुरुषों के समान एक कुछ ही समय में अधिकार दे दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे? सामाजिक क्रांति, क्योंकि ये समाज के क्षेत्र में हुई है। इसी तरह अब हम लोग समझेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या हुआ है, इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्रांति। ठीक, तो अब हम लोग समझते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है। ठीक, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक, तो इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्रांति। अब इंडस्ट्री क्या होता है? वस्तु एवं सेवा का निर्माण। ठीक, जैसे मान लीजिए क्या होता है, अगर कार बन रही हो तो उसको बोलते हैं कार इंडस्ट्री। अगर फिल्म मान लीजिए बन रही है, जैसे सर्विस है फिल्म, तो उसको बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री। देखिए, किसी भी अवधारणा को समझने के लिए हमें बहुत बेसिक से समझना होगा, क्योंकि यूपीएससी व यूपीपीएससी के यही डिमांड है कि आपको किसी भी सवाल की बहुत बेसिक समझ हो। देखिए, कोई भी सवाल कभी भी किसी किताब से सीधे नहीं आता, है ना। आपकी समझ पे सवाल होता है। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, और तैयारी हमें उसी तरह करना है जैसे एग्जाम की मांग हो। अपने मन से नहीं करना कि हम अपने मस्ती में मस्त रहें और सेशन कोई और ले जाए। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि वस्तु एवं सेवाओं के निर्माण को क्या कहते हैं? इंडस्ट्री। ठीक, जब वस्तु एवं सेवाओं के निर्माण में या उसके तरीके में आमूलचूल परिवर्तन आ गया बहुत ही कम समय में, तो उसको बोलेंगे हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन
आपको समझ में आ गया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वस्तु एवं सेवाओं के निर्माण में पूरी तरह से परिवर्तन आना, और ये परिवर्तन बहुत कम समय में आया। अब आपको मैं बताता हूं कि कैसे ये धीरे धीरे परिवर्तन आया। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले मानव होता था, ठीक है, मानव की सीमित, ठीक है, मानसिक शक्ति, मतलब उसका दिमाग, ठीक है, और सीमित उसकी शारीरिक शक्ति, सीमित शारीरिक शक्ति होती थी। अब आप समझिएगा, है ना, एक मनुष्य के पास सीमित शारीरिक व सीमित मानसिक क्षमता होती थी और इसी से वो वस्तुओं का निर्माण करता था। जैसे आप देखिए, कोई एक कुम्हार है तो अपने हाथ से और अपने दिमाग से वो घड़ा को बनाता था और धीरे धीरे बनाता रहता था, एक घड़ा दो घड़ा अपने घर में काम करता था। ऐसे ही कपड़े बनाने वाले अपने हाथ से कपड़े की सिलाई करते थे, बुनाई करते थे, जिसको हम बोलते थे हस्तशिल्पकार। आपने सुना ही होगा, इतिहास में बहुत बार पढ़ा होगा, है ना। तो हस्तशिल्पकार आपने पढ़ा होगा। तो सीमित शारीरिक और सीमित मानसिक क्षमता के आधार पे वस्तुएं एवं सेवाओं का निर्माण अपने घर में करते थे। परंतु क्या हुआ, 1760 के आसपास, 1760 के आसपास क्या हुआ, हम लोगों ने भाप, है ना, वह जल की शक्ति का प्रयोग समझा, ठीक, भाप व जल की शक्ति का प्रयोग समझा और हम लोगों ने क्या बनाया, जैसे आप एक उदाहरण जानते होंगे, भाप इंजन, है ना, इसको आप तो सुनते ही होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक हमने मशीन बनाई, है ना। अब इससे कितना आसान हो गया सामान को इधर से उधर ले जाना, क्योंकि पहले मनुष्य की शारीरिक क्षमता सीमित होती थी और बहुत कम सामान को इधर से उधर ले जाता था। पर जब मनुष्य ने भाप इंजन बना लिया तो उसकी शारीरिक क्षमता बहुत बढ़ गई। इसी तरह उसने कई तरह की और मशीन बनाई, जैसे सिलाई बुनाई करने वाली मशीन बना ली और उसकी क्षमता बढ़ती चली जा रही थी, है ना। अब देखिए, अब जो पहले एक आदमी एक दिन में एक या दो आइटम बना सकता था, अब वो कई गुना ज्यादा बढ़ाने लगा, है ना। तो क्या हुआ, अब कार्य करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। पहले जो लोग घर में काम करते थे, अब वो क्या करने लगे, एक जगह कुछ मशीनें रख ली, है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई एक जगह, इसमें क्या हुआ, मशीनें आ गई और कुछ मानव, है ना, ठीक। मशीनें क्या कर रही हैं, मनुष्य की जो शारीरिक क्षमता थी उसको बढ़ा रही हैं और मानव अपने दिमाग के साथ बहुत तेजी से उत्पादन करने लगा। इसी को हमने बोला फैक्ट्री, ठीक। और आप देखिए, काम करने का पूरा तरीका बदल गया और इसी पूरी घटना को हमने बोला फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, IR फर्स्ट, ठीक। तो आप समझ रहे हैं फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, जब मनुष्य ने जल व भाप की शक्ति का प्रयोग करके वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण करना चालू कर दिया। फिर कुछ समय बाद ऐसा आया कि मनुष्य को 1860 के आसपास मान के चलिए अप्रॉक्स, मनुष्य ने विद्युत शक्ति का प्रयोग करना सीख लिया, है ना, अर्थात विद्युत का निर्माण हो गया और विद्युत शक्ति का प्रयोग करना सीख लिया। अब क्या हुआ, अब जो फैक्ट्री थी में उत्पादन कई गुना बढ़ गया, है ना, मान लीजिए कई गुना बढ़ गया, 10 या 20 गुना बढ़ गया, कई गुना उत्पादन बढ़ गया। तो अब क्या होने लगा, अब होने लगा मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, है ना। अब बहुत तेजी से उत्पादन होने लगा। आप जानते ही होंगे, जो चीज भाप इंजन कर सकती है उससे कई गुना तेज विद्युत से चलने वाला इंजन कर सकता था। वैसे ही जो मशीनें भाप से पहले चलती थी, अब वो विद्युत से चलने लगी और रात दिन काम करने लगी। और इस तरह अब जो फैक्ट्री थी उसका उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ गई और देखते ही देखते अब जो फैक्ट्री बहुत सीमित सामान बना रही थी, ज्यादा बनाने लगी, है ना। तो इस तरह ये समय हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2। तो अब आप कह सकते हो कि विद्युत के कारण या विद्युत शक्ति के कारण हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दूसरे को प्राप्त किया। इसी तरह एक कदम और आगे बढ़े हम लोग और लगभग 1950 के पास, ठीक, ये जो हम डेट बता रहा हूं एग्जैक्ट नहीं है, उसके आसपास का समय लिया जाता है, ठीक। तो हम लोग 1960 के आसपास पहुंचे और हम लोगों ने उस समय कंप्यूटर का प्रयोग करना सीख लिया, ठीक। कंप्यूटर बोल सकते हैं इसको, IT सेक्टर बोल सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए, पहले तो हम मशीनों के द्वारा क्या कर रहे थे, मनुष्य की शारीरिक क्षमता बढ़ा रहे थे, पर कंप्यूटर ने क्या किया, हमारी मानसिक क्षमता को भी बढ़ा दिया, है ना। अब मनुष्य और शक्तिशाली हो गया।
अब आप समझिए मनुष्य का दिमाग भी तेज चलने लगा, शरीर तो तेज चल ही रहा था, अर्थात मनुष्य अपने यहाँ शरीर को मशीनों के द्वारा शक्तिशाली किया, वहीं कंप्यूटर से अपने दिमाग को शक्तिशाली किया, और कंप्यूटर के माध्यम से अब जो फैक्ट्री थी उसमें ज़्यादा तेजी से उत्पादन होने लगा। साथ ही साथ अब नए तरह की सेवाएं भी आने लगी। जैसे आप देखिए गेम देखिए आप क्या है, कंप्यूटर के द्वारा आने वाली नई सर्विस है, सेवा, ठीक। या आप देखिए टेलीमेडिसिन है ना, या टेली एजुकेशन, ये सब क्या है, ये नई तरह की सेवाएं हैं जो किस कारण आई, सूचना क्रांति के कारण। इसको सूचना क्रांति भी बोलते हैं, सूचना क्रांति, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। तो सूचना क्रांति के कारण ये सब परिवर्तन आया। अब आप कहेंगे देखिए इसमें भी क्रांति शब्द यूज किया है क्योंकि सूचना के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन है। अब कोई ऐसा नहीं था कि अगर अमेरिका के लोगों को सर्विस देनी है तो अमेरिका में ही रह के दिया जाए। अब भारत से भी अमेरिका को सर्विस दी जाती थी, जैसे कॉल सेंटर, ठीक। तो आप देखिए अब काम करने का तरीका कैसे बदला। अब ये जरूरी नहीं है कि जिनको सेवाएं देनी है या जिनको वस्तु देनी है वहीं रह के दिया जाए, अब आप भौगोलिक सीमाओं को पार कर सकते थे। तो इस तरह आप देखिए वस्तु एवं सेवाओं के निर्माण में लगातार परिवर्तन आ रहा है। और जो ये परिवर्तन आया जिसमें फैक्ट्रियों में कंप्यूटर का यूज होने लगा, तो इसको कहते हैं हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3। तो यहां तक हम पहुंचे। अभी तो देखिए आपको बताना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 क्या है, ये तो उसके पहले की स्थिति है, ठीक। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 में क्या हुआ कि मनुष्य की शारीरिक व मानसिक क्षमता दोनों तरह से बढ़ चुकी थी, अर्थात फैक्ट्री और फैक्ट्री में कंप्यूटर। तो अब आप समझिए कि कैसे तेज काम हो रहा होगा। लेकिन अभी एक चीज है, अभी मनुष्य ही दोनों को कंट्रोल कर रहा है ना। मनुष्य क्या करता है, पहले कंप्यूटर पे काम करता है, फिर उसके बाद मशीन को निर्णय देता है ना। तो निर्णय कौन देता है, मनुष्य। पहले कंप्यूटर में काम करता है, फिर इसको निर्णय देता है। तो अभी जो मशीनें हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित हो रही है, मनुष्य के द्वारा, है ना। तो अर्थात मनुष्य दोनों का प्रयोग कर रहा है। तो इसको बोलते हैं, मान लीजिए साइबर, ठीक। और इसको बोलेंगे हम फिजिकल वर्ल्ड, ठीक। अभी दोनों ये अलग अलग है। जैसे एक उदाहरण देखिए, अगर मान लीजिए हमको कहीं घूमने जाना है तो हम पहले जीपीएस देखेंगे। जैसे ये जीपीएस हो गया, ठीक है, जीपीएस ना। या अपने भारत का भी हम देख सकते हैं, भारत का नौ परिवहन क्या नाम है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक। या फिर जैसे ही हमने जीपीएस से देखा कि रास्ता क्या है और कौन सा पास में रास्ता है, किस रास्ते में ट्रैफिक कम है, फिर हमने उसको दिमाग में बैठाया और फिर अपनी गाड़ी को, ये मान लीजिए मेरी कार है, और फिर हमने कार को ड्राइव किया और हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन में। आपको समझ में आ रहा है। तो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 3 था। ऐसे ही मान लीजिए कोई बंदरगाह है जिसमें जहाज लेके जाना है, तो सबसे पहले हमने देखा कि किस समुद्री मार्ग में मौसम अच्छा होगा और फिर हमने जहाज को अपने हिसाब से ड्राइव किया और ले गए। तो ये था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 3। इसी तरह आप देखिए कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट, अमेजॉन में, है ना। तो इसकी इस पक्ष का यूज किया, फिर आपके पास जब ऑनलाइन यूज किया तो आपको कोई आके दे जाता है ना। तो अब देने के लिए क्या है, मतलब परिवहन बहुत इजी हो गया, तो आराम से आपको दे गया, सामान फैक्ट्री पे ही बना होगा। लेकिन अगर आप सोचिए एक ऐसा समय आ जाए जब इसका यूज ही ना हो जाए, ठीक, मतलब ये खत्म हो जाए, अब सारा काम ये खुद करने लगे, मतलब कंप्यूटर और मशीन मिल जाए आपस में, मनुष्य का कोई रोल ही ना रह जाए अगर वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में। तो इसी स्थिति को बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4। अब आपको समझ में आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 ऐसी अवस्था है यहां पर मशीनें खुद निर्णय लेंगी, मशीनें आपस में बात करेंगी। आपको सुन के थोड़ी अजीब सा लग रहा होगा, पर सोचिए जरा कि वो वक्त कैसा होगा जब मशीनें आपस में बात कर रही होंगी, ठीक, और केवल आप अपनी इच्छा बताएंगे और मशीन आपको सामान दे देगी। इसको मैं एक दो उदाहरण से समझाता हूं, ठीक। तो पहले आप समझ लीजिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 क्या है कि एक तो इसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी, ठीक, और एक फिजिकल टेक्नोलॉजी थी, इसने दोनों को जोड़ दिया। अर्थात इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या होगा, एक नया साइबर, ठीक है, साइबर फिजिकल वर्ल्ड,
ठीक, एक नया साइबर फिजिकल वर्ल्ड होगा। अब आपको मुझे उम्मीद है कि मजा आ रहा होगा। तो ठीक, जिसमें मशीनें आपस में बात करेंगी। ठीक, तो इसको हम समझते हैं कि क्या होता है। एक उदाहरण दूंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या किया है, IR, मैं अभी आपको कुछ कीवर्ड के माध्यम से समझाना चाहता हूं। तो सबसे पहले IR4 क्या है, एक साइबर फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, साइबर फिजिकल वर्ल्ड है ना। यहां पर दो तरह की प्रौद्योगिकी मिल गई, अर्थात फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको ये भी बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं दो प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और फिजिकल या मैकेनिकल प्रौद्योगिकी आपस में जुड़ चुकी है। तो यहां पर फ्यूजन टेक्नोलॉजी हो जाएगी। अब चूंकि इसमें क्या है, इसमें जो फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री की जो मशीनें हैं वो आपस में बात कर रही हैं, खुद निर्णय ले रही हैं। तो ये फैक्ट्री क्या हो जाएगी, इस फैक्ट्री को हम बोलेंगे स्मार्ट फैक्ट्री, है ना। अभी तक आप लोग फोन स्मार्ट यूज करते थे, अब स्मार्ट फैक्ट्री होंगी। अब चलिए मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इसको पूरा समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3 का एक उदाहरण दिया था कि आपने खुद निर्णय, आपने पहले कंप्यूटर से देखा कि जीपीएस के द्वारा नेविगेशन, है ना, कौन सा रास्ता है और कौन से रास्ते में भीड़ कम है, कौन से रास्ते में अच्छा मौसम रहेगा, फिर आप निकल गए। लेकिन आपने यहाँ क्या किया, पहले खुद से देखा और फिर कार आपने ड्राइव की। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो जाए कि आप कार में बैठे और कार स्वयं ही ये देख ले कि कौन सा रास्ता अच्छा है और स्वयं चलने लगे, है ना। तो एक ऐसी कार जो स्वयं से डिसाइड करेगी कि कौन सा रास्ता आसान होगा और कौन सा रास्ते में मौसम अच्छा है, ट्रैफिक कम है, और खुद ही चलेगी। इसमें आपको कोई इंटरफेयर नहीं करना, कार खुद से निर्णय लेगी। तो ये होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4। एक उदाहरण और हम समझते हैं। मान लीजिए आपने लैपटॉप से ऑर्डर दिया लेंस कार्ड, ठीक, एक कोई चश्मा आपने ऑर्डर दिया, ठीक। तो यहां आपने ऑर्डर दिया, ये मान लीजिए आप हैं, ठीक है, ये मान लीजिए आप हैं, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने ऑर्डर दिया कि लेंस कार्ड, ठीक है, चश्मा ऑर्डर दिया। और चश्मा मान लीजिए आपने बहुत स्पेसिफिक तरीके से बनाया ना, क्या मान लीजिए कुछ ऐसा है चेहरे पे कोई एक ऐसी बनावट है जिसके कारण आपको बहुत स्पेसिफिक चश्मा चाहिए और मार्केट में वो उस तरह का नहीं मिल रहा। तो आपने क्या किया, इसमें चश्मा ऑर्डर किया। अब आपने इसमें अपना चेहरे की फोटो डाली, फिर आपको कंप्यूटर ने कई सारी आपके फोटो में ही चश्मे लगा के दिखाए होंगे कि आपको कौन सा सुंदर लग रहा, तो आपने डिसाइड कर लिया। अब ये चीज चली गई सीधे कोई एक मान लीजिए फैक्ट्री में जानकारी, ये है फैक्ट्री, ठीक, यहां ये जानकारी चली गई, ठीक है, बहुत तेजी के साथ, क्योंकि आपने जैसे ही ऑर्डर किया तो इस फैक्ट्री में जानकारी चली गई। क्योंकि ये फैक्ट्री क्या है, ये फैक्ट्री है स्मार्ट, इसमें कोई इंसान काम नहीं कर रहा, इस फैक्ट्री में कौन है, मशीनें। तो जैसे ही इस मशीन को क्या दी जानकारी, इस मशीन ने कहा कि मिस्टर वाई, मान लीजिए मेरा ही है, मिस्टर वाई को चश्मा चाहिए, तो इस मशीन ने इस मशीन से बात कर ली। अब इस मशीन ने अपने अंदर एक मशीन और होगी जिसको मान लीजिए 3D प्रिंटर बोलते हैं। 3D प्रिंटर, 3D प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जैसे मतलब जो वस्तुओं का निर्माण कर देता है। आप एक ऐसा इमेजिन करिए जैसे हलवाई होता है ना, तो हलवाई अपनी जो जिससे इमरती या जलेबी बनाता है तो 3D प्रिंटिंग ही है। इसी तरह मान लीजिए कोई मशीन है जो पूरे तुरंत चश्मे का निर्माण कर दे, चश्मे का नहीं, घर का भी, एरोप्लेन का, कुछ भी निर्माण कर सकता है ना। तो मान लीजिए चूंकि हमने चश्मे का ऑर्डर दिया तो यहां पर ऑर्डर गया और तुरंत उसने 3D प्रिंटर को आदेश कर दिया कि एक चश्मा तैयार करो, है ना। तो मशीन ने मशीन से बात की और इस मशीन ने तुरंत एक चश्मा मान लीजिए बना दिया, ठीक है, ठीक है, स्वच्छता अभियान का। जैसे ही ये चश्मा बन गया तो मशीन ने तुरंत एक ड्रोन को ऑर्डर कर दिया कि ड्रोन भाई आ जाओ, और चश्मा बन चुका है, इसको ले जाओ। तो एक ड्रोन आएगा मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, ड्रोन आएगा इसको और इसको ले जाके इसको दे देगा। अब आप देखिए पूरे प्रक्रिया में कहीं मनुष्य का इंटरफेयर है नहीं, है ना, अर्थात वस्तुएं खुद से बन रही हैं। अब आप देखिए कि ये मान लीजिए पूरा काम 2 आवर मतलब 2 घंटे में हो गया। कभी आपने उम्मीद की थी ऐसा होगा? आप अपने पसंद का जूता ऑर्डर कर सकते हैं, आप अपने पसंद की चीज ऑर्डर करेंगे, फैक्ट्री पे ऑर्डर जाएगा, खुद बन जाएगा। तो यही है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4। यहां पर मशीनें आपस में बात कर रही होंगी और आपकी वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण करेंगी। इसी तरह मान लीजिए कोई डॉक्टर यहां बैठे बैठे 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर या कई हजारों किलोमीटर दूर ऑपरेशन कर देगा,
ठीक, क्योंकि उसके हाथ और रोबोटिक्स के द्वारा ऑपरेशन कर देगा। ये समझिए आप कैसी दुनिया होगी। तो चलिए हम लोग अब आपको ये चर्चा करें। तो हमने बताया कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 क्या है। एक उदाहरण और सीख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बंदरगाह है, तो बंदरगाह में जो क्रेन होती है वो सामान उठाती है और रखती है। लेकिन मान लीजिए क्रेन में ऐसी क्षमता हो कि क्रेन खुद से निर्णय ले ले, तो क्रेन क्या करेगी, सारा सामान खुद से एक्सरे करेगी, अर्थात उसके अंदर कोई ऐसा तो नहीं है कि इलीगल आइटम हो जो कहा गया उस तरह ना होके, और दूसरी चीज साथ ही बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर देगी। जो टूटने वाला सामान होगा उसको अच्छे से सेव करके, जो लोहे का सामान होगा उसको अलग करेगी, और इस तरह से सबसे अच्छे तरीके से उसको व्यवस्थित कर देगी। और जहाज को क्या कर देगी, ऑर्डर कर देगी कि भाई हमने अपना काम कर दिया, तुम लेके जाओ। तो देखिए मशीनें बात कर रही, क्रेन ने जहाज से बोला, जहाज गया, फिर जहाज जहां जाएगा वहां दूसरी क्रेन होगी, दूसरी क्रेन आएगी उसको खाली करेगी, तो सब काम ऑटोमेटिक हो रहा होगा। ये है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको आप व्यवहारिक देख सके तो आप ये समझिए कि एक मनुष्य का मन और शरीर जो था अब वो दोनों बढ़ चुका है, और मशीनें अब उन दोनों को बहुत तेजी से शक्तिशाली बना रही हैं। तो इस तरह इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 पूरी अर्थव्यवस्था को हमारे बदल देगा। अब एक सवाल मन में आता है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 आया क्यों, था जिसके कारण ये सब दशाएं बनने लगी। तो वर्तमान में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके कारण ये सब होने लगा। आप देखिए कि इसके लिए सबसे कुछ संचार, जैसे क्वांटम कंप्यूटर, जैसे क्वांटम, ठीक है, कंप्यूटर। साधारण कंप्यूटर थे जो बहुत धीरे काम करते थे, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर उससे कई हजार गुना तेजी से काम करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि इसमें सबका कंप्यूटर का ही रोल है, तो अब जब कंप्यूटर तेज हो जाएंगे तो ये सब काम बहुत आसान हो जाएगा। फिर दूसरी टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए AI, है ना, इसको हम बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक, ये भी इसमें क्या है, इसमें मशीनें अब खुद से निर्णय लेंगी। मैंने आपको बताया था ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 क्या है, जिसमें मशीनें निर्णय ले रही हैं। अब ये AI एक ऐसी क्षमता है जिसके कारण मशीन निर्णय लेती है। इसको मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा कि AI क्या है, कैसे काम करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। तो चलिए AI के बाद एक है 5G। अभी हम लोग यूज करते थे 1G, है ना। तो 1G क्या होता था, जिसमें केवल हम कॉल कर पाते थे, मैसेज नहीं कर पाते थे। फिर आया 2G में हमने कॉल और मैसेज करना दोनों सीखा। और 3G आया, 3G में हम लोगों ने वीडियो या फोटो भेजना सीखा, लेकिन उसमें भी बहुत स्पीड कम थी। आप देखो गोल गोल घूमता रहता था। और फिर आया 4G, जिसमें आप देखिए तुरंत जाती है फोटो या वीडियो। लेकिन आने वाला समय होगा 4G का, जिसमें अच्छे से अच्छी HD मूवी कुछ सेकंड में डाउनलोड हो जाएंगी, जिसकी स्पीड बहुत तेज होगी, है ना। अब 5G के कारण क्या होगा, संचार बहुत तेजी से होगा, ठीक। या फिर आप समझिए 3D टेक्निक, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ब्लॉकचेन, ये सब ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके आने से पूरी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का आधार तैयार हो रहा है। अब आप समझिए, मैं इसको ऐसे समझाऊं, जैसे एक हम इंसान हैं, तो इंसान क्या करता है, इंसान सूचनाएं लेता है ना, सूचनाओं को दिमाग में डालता है, और तुरंत दिमाग क्या करता है, निर्णय लेता है, और तुरंत निर्णय लेके हमारे हाथों को आदेश दे देता है ना। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई खतरा आया, तो हमारे दिमाग ने तुरंत उसको देखा, ठीक है, कि कोई चीज आ रही है, और तुरंत हम हट जाएंगे, हाँ। तो हमारे दिमाग ने क्या किया, तुरंत हमारे शरीर को बताया कि हटो। ऐसा होता है। तो ऐसा ही मशीन में होगा। मशीनें क्या करेंगी, मशीनें सबसे पहले तो सूचनाओं को लेंगी, सूचना मतलब डेटा, है ना। सबसे पहले डेटा को लेंगी, और डेटा को लेके तुरंत कहाँ जाएगा, क्वांटम कंप्यूटर, है ना। भाई हमारा दिमाग बहुत तेज काम करता है, सेकंड के कुछ हिस्से में भी निर्णय ले लेता है। अब ये साधारण कंप्यूटर तो नहीं कर पाएगा, तो क्वांटम कंप्यूटर क्या कर रहा है, हमारे मस्तिष्क को रिप्लेस कर रहा है, तुरंत निर्णय लेगा, है ना। अब जैसे ही निर्णय लेगा तो AI, है ना, फिर निर्णय लेके जैसे ही सूचना ली, और सूचना लेके तुरंत निर्णय दिया, सूचना ली और निर्णय लिया, तो ये काम कौन करेगा, क्वांटम कंप्यूटर ही और AI करेगा। और साथ में आप देखिए हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर को तुरंत बता दे रहा है, तुरंत कुछ सेकंड में या उससे भी कम हिस्से में। ये कैसे पॉसिबल है, जब बहुत तेजी से संचार हो रहा है। तो हमारे अंदर तो मुझे लगता है कई गुना जी मतलब ये 5G है, हम लोग शायद 100G और 200G में काम कर रहे होंगे, है ना। तो ये 5G के कारण है ना,
सॉरी, हम लोगों के अंदर बहुत तेजी संचार क्षमता है, तो इसी तरह अब हमें मशीनों में भी संचार क्षमता बढ़ानी होगी, तभी वो ऐसे काम कर पाएगा। तो आप समझिएगा इसको कि यही सब टेक्नोलॉजी है जिसके कारण अब फैक्ट्रियां खुद से काम कर पाएंगी और स्मार्ट फैक्ट्री बनेगी। तो अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि ये सब तो बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन आपको पता है कि हर चीज की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ कमियां होती हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 को लेके कई तरह की अच्छी बातें भी चल रही हैं, वैसे ही कई तरह की बुरी बातें भी चल रही हैं, है ना। कई लोगों के लिए खतरा भी हो सकता है, कई लोगों के लिए वरदान भी बन सकता है। तो आइए हम समझते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि इसकी क्या क्या अच्छाई है, अर्थात क्या क्या इसमें प्लस है। तो आप लोग खुद सोचिए इसमें क्या क्या होगा और खुद कमेंट के माध्यम से बताइए। देखिए मैं भी बता रहा हूं, आप भी बताइए, क्योंकि आप लोग भी अपना दिमाग लगाइए। ये सारा एग्जाम जो यूपीएससी व यूपीपीएससी का है, पूरा दिमाग का है। आपको यहाँ पर 7 से 6 मिनट में, ठीक है, आपको 200 वर्ड में आंसर लिखना होता है। ये कोई रट के नहीं लिख सकता, मैं आपको बता दूं, है ना। इसमें आपके दिमाग की सोचने की क्षमता बहुत तेज होनी चाहिए। तो आइए हम लोग मिलकर उस क्षमता को तेज करते हैं, ठीक। तो आइए आप लोग भी बताइएगा, और जो भी आपको लगे कि आप कुछ अच्छा बता सकते हो तो आप जरूर बताइएगा। सबसे पहले तो देखिए इसका पहला पॉइंट क्या होगा। इसका सबसे पहला पॉइंट होगा ये ग्राहक केंद्रित होगी। अब आपको समझ में ग्राहक केंद्रित क्या होती है, ठीक है, ग्राहक केंद्रित, है ना, अर्थात कस्टमर सेंट्रिक। देखिए मेरा कहने का ये मतलब है, जैसे पहले कोई फैक्ट्री सामान बनाती थी तो क्या करती थी, एक जनरल बना देती थी, है ना। जैसे मान लीजिए जीन्स बनाया तो 32 नंबर, 34 नंबर, 36 नंबर इस तरह बना दिया, है ना। जूते बनाए तो 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, लेकिन किसी की स्पेसिफिक डिमांड के अनुसार नहीं बनाती थी ना। मान लीजिए किसी का पैर टेढ़ा है ना, जैसे मैंने एक चश्मे का उदाहरण दिया था, तो चश्मे को भी कुछ जनरल बना देता है। लेकिन IR4 क्या करेगा, प्रत्येक कस्टमर के लिए स्पेसिफिक चीजें बना सकता है। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दिखाया था लेंस का, है ना। तो अब कस्टमर ज्यादा क्या होगा, संतुष्ट होगा। अब कस्टमर संतुष्ट है तो फिर आप जानते हैं ग्राहक भगवान का रूप होता है। जब भगवान खुश तो क्या दिक्कत। तो ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 ग्राहकों को बेहतर सेवाएं एवं वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित करेगा। जैसे मैंने कहा था कि अब अफ्रीका में भी यहां से कोई बैठे बैठे डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है ना। तो आप समझिए इतनी दूरियों का कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो इस तरह हम लोग एक बेहतर ग्राहक केंद्रित अर्थव्यवस्था बना सकेंगे, है ना। इसमें ग्राहक भी संतुष्ट होंगे, उद्योगपति भी संतुष्ट होंगे। अब दूसरे चरण में चलते हैं, और क्या होगा फिर, प्लस प्रॉफिट होगा, लागत कम होगी, लागत कम हो जाएगी, है ना। लागत मतलब होता है किसी सामान को बनाने में कितना रुपए लग रहा था, अब वो रुपए कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ज़्यादा मनुष्यों की तो ज़रूरत है नहीं, तो सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, अब मशीनें काम करेंगी तो चीज़ें सस्ती बनेगी, है ना। तो लागत कम होगी। फिर दूसरा फायदा इसमें क्या होगा, जो फैक्ट्री होंगी वो उसमें लचीलापन होगा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होगी। लचीलापन मतलब कैसे, जैसे आप देखिए फैक्ट्री सामान बना रही है तो बना रही है ना। उन्हें ये बहुत स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि कितनी डिमांड है उसके अनुसार बनाए, है ना। कभी ज़्यादा बना देती है तो सामान पड़ा रहता है, कभी कम बनाती है तो महंगाई आ जाती है, क्योंकि सामान कम है, बाजार में लोग ज़्यादा पहुंच गए तो महंगाई आ गई, है ना। लेकिन अब क्या होगा, जैसे मैंने कहा था जैसे ही ऑर्डर दोगे आपका सामान तैयार होकर आ जाएगा। तो अब फ्लेक्सिबल होगी, अर्थात फैक्ट्री में कभी भी आप सामान ज़्यादा बना सकते हो, कम बना सकते हो। इस तरह से अब फैक्ट्री स्मार्ट होंगी और जितनी जरूरत है उतना सामान बनेगा। इससे आप कह सकते हो कि रिसोर्स भी हमारे क्या होंगे, कम यूज होंगे, या रिसोर्स का बेटर यूज होगा। तो लिख सकते हैं बेटर यूज ऑफ रिसोर्स, क्योंकि आपको पता ही है कि संसाधन हमारे पास सीमित हैं, हम उसका जितना बेहतर प्रयोग करेंगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि लागत कम हो जाएगी, फैक्ट्री में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, लचीलापन होगा, ठीक, और बेटर रिसोर्स का यूज कर पाएंगे हम लोग, ठीक। अब मान लीजिए प्रोडक्टिविटी, है ना, अर्थात उत्पादकता।
ठीक है, उत्पादकता, किसी भी फैक्ट्री की उत्पादकता बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि चूंकि पहले मनुष्य काम करते थे और मनुष्य थक जाते थे, है ना, थकान हो जाती थी, लेकिन अब मशीनें काम करेंगी और थकेंगी नहीं। अर्थात जो फैक्ट्री पहले समान वस्तुओं का उत्पादन करती थी, अब उससे कई गुना ज़्यादा करने लगेगी। साथ में देखिए ना फैक्ट्री थकेगी क्योंकि वहाँ मनुष्य नहीं है, साथ में त्रुटि ही नहीं होगी, त्रुटिहीनता, है ना, अर्थात गलतियां नहीं होगी। अब कोई सामान खराब नहीं बनेगा, सारा सामान परफेक्ट होगा, क्योंकि मनुष्य गलती कर भी सकता है थोड़ी बहुत। मान लीजिए काम करते करते उसे नींद आ गई, या उसका मान लीजिए मन कहीं और है, जैसे आप लोगों में भी किसी का मन और कहीं होगा, तो गलतियां हो जाएंगी। लेकिन मशीन तो ऐसा है नहीं, तो मशीन गलती नहीं करेगी, अर्थात कोई संसाधन बर्बाद नहीं होगा और त्रुटिहीनता की स्थिति आ जाएगी, अर्थात जीरो डिफेक्ट। आप मेक इन इंडिया में यही सुना होगा, मोदी जी यही बोलते हैं कि हमें ऐसा सामान बनाना है जिसमें कोई कमी ना हो, ताकि सभी कोई भारतीय सामान खरीदें। ठीक, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 को आप कैसे मेक इन इंडिया से जोड़ सकते हैं, तो ये भी समझिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमने आपको ये बताया, साथ में और भी इसके फायदे हैं। मान लो ऐसा काम जिसको करने से मनुष्य की जान को खतरा हो सकता है ना, तो मनुष्य को नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा संविधान भी कहता है। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि जो भी काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, आप लोग पढ़िएगा जब DPSP, तो उसमें लिखा हुआ है। तो अब जो काम मनुष्य करेगा उसमें मनुष्य की जान को खतरा होगा, तो वहाँ काम कौन करेगा? मशीनें करेंगी। जैसे कोयले के खनन, है ना, कोयला खनन में क्या है कि मनुष्य को खतरा रहता है, उसके अंदर कार्बन जा सकता है, उसके फेफड़े खराब हो सकते हैं। लेकिन क्या होगा, अब कोयला खनन कौन करेगा? मशीन, है ना, अब मशीन करेगी, तो क्या होगा, मनुष्य का जीवन गरिमापूर्ण होगा, है ना, गरिमापूर्ण जीवन। वक्त, ये आर्टिकल 21 भी हमारा संविधान का। अब आप देखिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 मनुष्य का आर्टिकल 21 को भी मजबूत करेगा। तो देखिए आपको किसी चीज में ना सीमित होकर नहीं पढ़ना कि आप कोई विज्ञान का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो हर टॉपिक में विज्ञान भी होता है, हर टॉपिक में राजनीतिक व्यवस्था भी होती है, हर टॉपिक में इकोनॉमी होता है, बस आपको इसको समझना है और इससे पढ़ाई में बहुत ही मजा आने लगता है। तो देखिए मैंने कैसे बताया कि अब खतरनाक काम को नहीं करना होगा मनुष्य को, क्योंकि अब वो सारा काम मशीनें करेंगी। प्लस आप इससे कह सकते हैं कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 आएगा, सारी काम वस्तुएं करेंगी, तो अब खेती भी वस्तु करेगी, सॉरी खेती भी हम मशीन करेगी, जिसको बोलेंगे हम स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, स्मार्ट एग्रीकल्चर। जब स्मार्ट एग्रीकल्चर होगा तो उत्पादन ज्यादा होगा, क्योंकि मशीनें करेंगी तो सब कुछ समझ के करेंगी, कहाँ कितनी खाद देनी है, कब किसको काटना है, कहाँ कितना पानी जरूरी है। जब उत्पादकता ज्यादा होगी तो हमारा भारत में खाद्य पूर्ति होगी, है ना, और उससे हम खाद्य सुरक्षा को पा सकेंगे। आज अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले एक इंडेक्स आई थी, हंगर इंडेक्स, जिसमें भारत का स्थान बहुत पीछे है, तो भारत उस समस्या को भी इससे खत्म कर सकता है। तो इस तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 एक अच्छी स्थितियां पैदा करेगा। पर ऐसा नहीं है भाई, कुछ ना कुछ इसमें कमियां भी हैं, बहुत चिंता का विषय भी है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या नकारात्मक है। ये खतरा भी पैदा कर सकता है। अब आपको मैं बताऊंगा, खतरा आसान नहीं, बहुत ज्यादा। जैसे मान लीजिए इससे क्या होगा, इससे मशीनें काम करेंगी तो बढ़ेगी बेरोजगारी, है ना, जो आज की सबसे बड़ी समस्या है। तो बेरोजगारी इससे क्या होगी, बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये है काम कि ठीक है, ये मान लीजिए है उच्च कौशल की जॉब, उच्च कौशल की जॉब, ठीक है। ये है मान लीजिए निम्न कौशल की जॉब, है ना, जैसे चपरासी, ठीक है, सेवक। और ये है मध्य कौशल की जॉब, ठीक है, मध्य कौशल, है ना। यहाँ मान लीजिए IAS, ठीक है, PCS, नेताजी, ठीक है, ये जो आप लोगों का सपना है IAS PCS, ठीक। तो ये होगा, यहां पर सारे मान लीजिए चपरासी होंगे। यहां मान लो होंगे हमारे बाबू साहब, बिना तिलक के राजा, है ना, तो बाबू साहब होंगे। अब क्या होगा, जब मशीन आ जाएगा तो मशीन आने से ये जॉब, ये सेक्टर की जॉब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अब सारा काम मशीन करेंगी। तो कैसी स्थिति हो जाएगी, ऐसे मान लीजिए,
ठीक है, इसी को बोलते हैं जॉब पोलराइजेशन। केवल ऊपर की जॉब बचेंगी और नीचे की जॉब बचेंगी, और इस समय की सारी जॉब मशीनें खा जाएगी। ठीक, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि 70 से 80% जॉब खत्म हो जाएंगी अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 आता है। तो ये एक बहुत चिंता की विषय है। जब इतनी जॉब खत्म हो जाएंगी तो अब क्या होगा? अब इसकी समस्या क्या है? अब इसकी समस्या क्या है कि जब बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी जब बढ़ेगी तो क्या होगा? असमानता बढ़ेगी। असमानता बढ़ेगी। असमानता क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए रिलायंस में हम लोग काम कर रहे हैं, है ना, तो जो इनकम हो रही है रिलायंस की, वो रोजगार के माध्यम से ही तो बढ़ रही है। रिलायंस जितना पैसे कमाता है वो क्या करता है? सैलरी में दे देता है लोगों को, तो पैसे इधर से उधर हो जाते हैं, है ना, अर्थात पैसों का वितरण होता है, संसाधनों का वितरण होता है। लेकिन मान लीजिए जब मशीनें काम करेंगी तो सारा पैसा तो अंबानी के पास रहेगा। मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, सारा पैसा तो अंबानी के तौर पर रहेगा। अब उसको किसी को देना तो है नहीं, मजदूरों को, है ना, जो उसके यहाँ काम कर रहे थे, जो उसके यहाँ जॉब कर रहे थे, उनको तो नहीं देना। तो सारा पैसा कहाँ पहुंच जाएगा? अंबानी के पास। तो क्या होगा? असमानता बढ़ेगी, है ना। पैसों का क्या हो जाएगा? संकेंद्रण। संसाधनों का क्या हो जाएगा? एक निश्चित जगह, जो कभी पहले आपने देखा होगा, है ना। तो जब असमानता बढ़ती है तो क्या होता है? जब असमानता बढ़ती है तो सामाजिक सौहार्द कम होता है। सामाजिक सौहार्द मतलब, अगर आप एक उदाहरण देखिए, एक घर में 3 भाई हैं, है ना। अब 3 भाई में मान लीजिए 2 अमीर हैं, एक गरीब है। तो गरीब भाई हमेशा लड़ता रहेगा, वो कहेगा मुझे घर से अलग करो, या इस घर ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, ये घर ने मेरे साथ गलत किया। वैसे ही जब देश के कुछ नागरिकों को नौकरी नहीं मिलेगी तो वही नागरिक देश से नाराज हो जाएंगे और देश के प्रति या तो हिंसा करेंगे या अलगाववाद की भावना आएगी कि हमें अलग करो, यही होगा ना। तो जब अगर उनके पास संसाधन नहीं पहुंचेंगे तो देश के प्रति नाराजगी आएगी, जिसके कारण उस समाज में तनाव पैदा होगा। आप अगर देखिए, इसका उदाहरण जोड़िए, जब 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुस्लिमों को नौकरी देना बंद कर दी तो मुस्लिमों के पास से नौकरी चली गई, है ना, क्योंकि अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि मुस्लिमों ने ही क्रांति कराई है, तो मुस्लिमों को नौकरी देना बंद कर दी। जब मुस्लिमों को नौकरी नहीं दी तो मुस्लिमों में असंतोष आ गया, है ना, और उन्हें लगने लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, पर वो ये नहीं समझ पाए कि गलत क्यों हो रहा है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये समझा कि हमारे साथ गलत हो रहा है और ये कारण दूसरे वर्ग के या दूसरे धर्म के कारण हो रहा है, क्योंकि सारी नौकरी हिंदू ले जा रहे हैं। ठीक, अंग्रेजों ने इसी में आग में घी डाला, और देखिए कैसे 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, है ना। पाकिस्तान मतलब मुस्लिम वर्ग अलग हो गया। तो उसका कारण अगर आप देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उसका कारण आर्थिक कारण था। आपको मैंने एक घर के उदाहरण से भी बताया कैसे अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर आप नक्सली समस्या को देखें तो भी यही कारण है ना। तो कैसे चीजें अलग होने लगती है। अगर और भी एक उदाहरण मैं बताऊं तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का आप देखिए। तेलंगाना के लोगों ने क्यों कहा कि हमें अलग करो? क्योंकि हमारे पास संसाधन ही नहीं हमें मिल रहे। सारे लोग कौन ले जा रहे हैं? आंध्र प्रदेश के लोग। तो इस तरह आप समझिए कि जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो असमानता आएगी और सामाजिक सौहार्द कम होगा और तनाव आएगा। ये असमानता नागरिकों के बीच नहीं आएगी, ये असमानता कहां से कहां आएगी? ये राष्ट्रों के बीच में आएगी। अब कैसे? जो राष्ट्र अच्छे हैं, जो राष्ट्र विकसित हैं, उनके पास तो अच्छी प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 का पूरा फायदा ले जाएंगे। और जो राष्ट्र गरीब हैं वो फायदा नहीं ले पाएंगे और राष्ट्रों के बीच में भी तनाव बढ़ेगा। तो इससे कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी तनाव पैदा कर सकता है। तो आपको मैंने बताया कि कैसे यह असमानता पैदा करेगा। साथ में अब आपको देखिए, है तो ये टॉपिक विज्ञान का, लेकिन इसको अब मैं पॉलिटी से जोड़ रहा हूं कि ये संघवाद को भी कमजोर कर सकता है। संघवाद को, संघवाद मतलब क्या होता है कि केंद्र व राज्यों के बीच में संबंध मजबूत रहे व राज्यों के बीच में संबंध मजबूत रहे। जैसे मान लीजिए यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार सभी आपस में मिलकर काम करें, तो ये होता है संघवाद। अच्छा संघवाद, एक मजबूत संघवाद। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 आएगा तो जो अच्छे स्टेट हैं, यहाँ पर पहले से विकास है, जैसे महाराष्ट्र मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र, तो यहां तो बहुत तेजी से ग्रोथ होगी। लेकिन मान लीजिए बिहार में ग्रोथ कम होगी क्योंकि बिहार में टेक्नोलॉजी है नहीं उतनी। तो इनमें भी आपस में तनाव होगा, है ना। और जब आपस में तनाव होगा तो संघवाद हमारा कमजोर होगा। जैसे आप देखिए वर्तमान में
पर्यावरण प्रदूषण को लेके भी संघवाद कमजोर हो रहा है। जैसे केजरीवाल जी हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि पंजाब हरियाणा से प्रदूषण आता है, तो किसी भी जब कोई समस्या आती है ना तो आपस में तनाव बढ़ जाता है। वैसे ही जब बेरोजगारी की समस्या आएगी तो इनमें तनाव बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र के लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ ये आके एक नौकरी, जो नौकरी बची भी नहीं है थोड़ी बहुत, वो बिहार के लोग ले जाते हैं, हाँ, ऐसा आरोप लगाएंगे तो इस तरह आपस में तनाव बढ़ सकता है। ठीक, तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि इससे क्या क्या होगा। एक और बड़ा खतरा होगा राष्ट्रीय सुरक्षा का। मैंने तो अभी आपको जो बताया वो बताया सामाजिक प्रभाव, है ना, या मैंने आपको बताया राजनीतिक प्रभाव इसके नकारात्मक क्या होंगे, है ना। संघवाद कमजोर होगा, असमानता आएगी। साथ में आप अगर इसको महिला से जोड़े तो अधिकतर वही नौकरी, जो देखिए उच्च कौशल की नौकरी ज़्यादा महिला करती नहीं, ठीक, ज़्यादातर महिलाएं मध्य कौशल की नौकरी करती हैं, जैसे पढ़ाना, ठीक है, नर्स, जितनी, ठीक, ये सब कौन ले जाएगा, मशीनें ले जाएंगी। तो आप कह सकते हो कि एक तो नारियों को नौकरी नहीं मिल रही थी, अब जो मिल रही थी तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 से चला जाएगा, है ना। तो उनके एक और ये भी आधार हो सकता है कि जो महिलाएं होती हैं या जो फीमेल होती हैं वो साइंस के सब्जेक्ट कम पढ़ती हैं, तो इस कारण वो जो आने वाली नई नौकरियां हैं, जो नई नौकरियां पैदा होंगी वो रोबोटिक्स में होंगी, कंप्यूटर के क्षेत्र में होंगी, तो उसको नहीं पा पाएंगी। तो ये भी हो सकता है। तो आप जोड़ सकते हैं कैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन महिलाओं के लिए भी एक खतरा हो सकता है। आपको सोचना है, आप कहीं भी सोचिए, बस सोचिए और कमेंट करिए, ठीक है। तो अब राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे खतरा होगा। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होता है, पहले यह माना जाता था कि कोई देश हमला करेगा जब, ठीक है, जब बम फेंकेगा तभी हमारे यहाँ खतरा पैदा होगा, पर अब ऐसा नहीं है। क्योंकि सारा काम किससे हो जाएगा, नेटवर्क से जुड़ा होगा, है ना। मान लो सारे हॉस्पिटल, ठीक है, जितने भी लाइट बन रहे हैं, मान लो एनटीपीसी के प्लांट, ठीक है, जितने भी एजुकेशन सेंटर हैं, सब किससे, नेटवर्क से जुड़े हैं ना, हाँ, सारी फैक्ट्रियां। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 में तो सारी फैक्ट्री जुड़ जाएगी। लेकिन मान लीजिए कोई देश हमारे यहाँ के नेटवर्क को हैक कर दे और सारे अस्पताल बंद कर दे या सारी फैक्ट्रियों को बंद कर दे, तो क्या क्या हाहाकार हो जाएगा। अर्थात देश में आर्थिक अस्थिरता आ जाएगी, स्वास्थ्य के लिए समस्याएं पैदा हो जाएंगी, है ना। तो हमारे देश को ये खतरा हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि आने वाले समय में जिसी को हम कहते हैं साइबर वार, है ना, तो साइबर वार का खतरा हो जाएगा, साइबर वार का खतरा हो जाएगा और हम लोग बहुत सुभेद्य हो जाएंगे, उसकी वल्नरेबल हो जाएंगे। हम लोगों को बचना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आने वाला समय बंदूक या तोप से लड़ने का नहीं, कंप्यूटर से लड़ने का होगा। तो इस तरह हमको ये भी समझना होगा कि राष्ट्रीय खतरा भी हो सकता है। तो मेरे समझ में आप लोगों को आज समझ में आया होगा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है, इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, कमियाँ क्या हैं। इसके संदर्भ में अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मैं भारत के संदर्भ में विशेषकर IR को समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने कई उदाहरणों के माध्यम से आपको समझा रखा है। यदि आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।